नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भीम सिंह मीणा और मैं प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। ये वीडियो उन सब के लिए उपयोगी है, उन सभी मित्रों के लिए उपयोगी है जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं और जिनके प्रश्न पत्र में जीके से संबंधित सवाल आते हैं, सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल आते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, तो उन सब के लिए ये उपयोगी वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, अपनी बात शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संसद। भारत में संसद का महत्वपूर्ण स्थान है और ये भारत में जो भी कानून होते हैं उनको जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कानून बनाती है और उनको पारित करवाती है, चर्चा करती है। तो ये महत्वपूर्ण भारतीय लोकतंत्र का अंग है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, भारतीय संसद। तो भारतीय संसद के दो अंग हैं। पहला है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है और इसका जो गठन किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अंतर्गत ये गठन किया गया है राज्यसभा का और ये एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है लोकसभा की तरह। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल तक सीमित होता है और ये भंग हो जाता है और इसको बीच में भी कभी विशेष परिस्थितियां होती हैं, अल्पमत में सरकार आती है तो ये भंग हो सकता है, परंतु राज्यसभा एक स्थायी सदन है और ये कभी भंग नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैं बताऊं आपको ये है कि इसको उच्च सदन कहा जाता है। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? ये सवाल कई प्रश्न पत्रों में आ जाता है, कई परीक्षाओं में आ जाता है कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 होती है। 250 राज्यसभा की सदस्य संख्या होती है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 238 सदस्यों को चुना जाता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत इनका चुनाव होता है और इसमें से 238 भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनाव होता है लोगों का, और 12 सदस्य होते हैं, उनका मनोनयन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा में कुल मिलाकर 250 सदस्य होते हैं और उनमें से 238 तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से चुनकर आते हैं और 12 सदस्यों का मनोनयन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन 12 सदस्यों का कला, संगीत, साहित्य या अन्य जो प्रतिष्ठा प्राप्त क्षेत्र हैं उनमें से इनका चुनाव किया जाता है, मनोनयन किया जाता है और भारत की राज्यसभा में भेजा जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अर्थात उनका कार्यकाल जो कि 6 साल का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, जबकि इसका लोकसभा का कार्यकाल 5 ही वर्ष का होता है, अर्थात 1 वर्ष ज़्यादा होता है कार्यकाल राज्यसभा का। और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, अर्थात उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है और फिर अन्य नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, ये सदस्य आते रहते हैं और रिटायर होते रहते हैं और इन का स्थायी कार्यकाल अर्थात ये सदन कभी भंग नहीं होता, लगातार अपना कार्य करता रहता है। लोकसभा कार्य नहीं करती है तब भी ये सदन कार्य करता रहता है। अब हम विचार करते हैं कि कौन लोग हैं जो राज्यसभा के लिए मनोनीत होते हैं, उनकी योग्यताएं क्या होती हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली योग्यता जो राज्यसभा के सदस्य के लिए होती है वो है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक मूल रूप से जन्म के आधार पर होता है, परंतु अन्य तरीकों से भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कोई विदेशी महिला
या पुरुष, भारत की महिला पुरुष के साथ विवाह कर लेता तो उनको भी नागरिकता प्राप्त हो सकती है, या विदेश के किसी व्यक्ति को भारत सरकार ने नागरिकता प्रदान कर दी हो, या अन्य कोई रीति नीति जो भारत सरकार तय करती है और उसके माध्यम से वो नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। तो भारत का नागरिक होना पहली शर्त है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। उस व्यक्ति की आयु कम से कम 30 वर्ष होना जरूरी है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु पूर्ण होना जरूरी है। तीसरा योग्यता है कि वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसको किसी बैंक द्वारा दिवालिया घोषित नहीं कर दिया जाना चाहिए और वो पागल नहीं होना चाहिए, अर्थात मानसिक रूप से भारत की राज्यसभा में मनोनीत होने योग्य या चुनाव करने योग्य होना चाहिए, मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए। तो तीसरी योग्यता है पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। चौथी शर्त ये है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कि वो सरकार के, भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी लाभकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। किसी भी सरकारी सेवा में वो व्यक्ति या ऐसा पद जिससे उसको लाभ मिलता हो, वेतन मिलता हो, इस प्रकार के किसी भी पद पर वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अन्य जो योग्यताएं भारत की संसद तय करती है राज्यसभा के सदस्यों के लिए, वो भी पूर्ण करना आवश्यक है। अब इसके पदाधिकारियों की बात करते हैं। पदाधिकारी राज्यसभा के कौन कौन से होते हैं? तो सभापति होते हैं और दूसरे उपसभापति होते हैं। उपसभापति तो दो प्रकार के पदाधिकारी। सभापति, जैसा आप जानते हैं कि सभापति स्थायी रूप से भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, अर्थात राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं या सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। यानी जो भारत का उपराष्ट्रपति बना है वो स्थायी रूप से सभापति होता है राज्यसभा का, कोई भी उपराष्ट्रपति जो भी होता है। तो ये आप स्थायी रूप से याद कर लें कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। एक उपसभापति भी राज्यसभा में होता है जिसका चुनाव राज्यसभा के सदस्यों से ही किया जाता है। अब सभापति जो कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनका वेतन, राज्यसभा के सभापति का वेतन कितना होता है, या यूं कहें कि भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो ये होता है 1,25,000 प्रति माह। 1,25,000 प्रति माह वेतन इनका होता है, अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति को 1,25,000 रुपये का वेतन प्रति माह मिलता है। अन्य प्रकार के जो भत्ते हैं या आवश्यक सुविधाएं हैं वो अलग से मिलती हैं। तो स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कि कार्यकाल, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 83(1) के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। इसको उच्च सदन कहते हैं। सदस्य संख्या इसकी 250 होती है। 238 जो चुने जाते हैं विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, और 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। दूसरा सदन जो भारतीय संसद का है वो है लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम, ये कई बार बहुत बार सवाल आ जाता है, 552 तय की गई है। भारतीय संविधान के अनुसार 552 सदस्य अधिकतम सीमा तय की गई अभी तक। हो सकता है भविष्य में बढ़ जाए, क्या परिस्थितियां बनती हैं, जो परिसीमन का कार्य चलते रहते हैं लगातार, परंतु अभी तक जो स्थिति है वो यही है कि 552 सदस्य अधिकतम इसमें हो सकते हैं, जिनमें 530 राज्यों से चुने जाते हैं। 530 सदस्य हैं वो राज्यों से चुने जाते हैं, और इनमें से 20 सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं।
20 सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। तो कुल मिला के ये हो गए 530 + 20 550 सदस्य हो गए। बचे 2, तो 2 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा, जो एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं, एंग्लो इंडियन, उनका मनोनयन होता है, जो मूल रूप से ब्रिटेन के होते हैं और भारत की नागरिकता जिन्होंने प्राप्त कर ली किसी भी रूप में, तो वो सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुने मनोनीत किए जाते हैं। तो इस प्रकार से 552 अधिकतम सदस्य संख्या है वो लोकसभा की बताई गई है। योग्यता लगभग राज्यसभा से मिलती जुलती है, एक अंतर को छोड़कर कि सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा और लोकसभा में अंतर 5 वर्ष का अंतर रखा गया है कि राज्यसभा जो कि उच्च सदन कहलाता है, उसमें सदस्य की उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा में सदस्य की संख्या कम से कम 25 वर्ष तय की गई है। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। और वही योग्यता कि सरकार के किसी लाभ के पद पर, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर वो व्यक्ति कार्यरत नहीं होना चाहिए। अन्य योग्यताएं जो भारत सरकार या भारत की संसद तय करती है वो उस पर लागू होती हैं। तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, लोअर हाउस, और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। अब इसके पदाधिकारियों की चर्चा करते हैं। तो पदाधिकारियों में मुख्य रूप से लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष भी इसमें होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संसद के सदस्यों में से ही होता है, जो संसद के सदस्य होते हैं, और संसद के सदस्य अपने बहुमत से उनका चुनाव करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। इन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की एक विशेष बात यह है कि जितने समय तक संसद का जो निम्न सदन है लोकसभा चलता है या भंग नहीं होता है, उसी समय तक वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहते हैं। अर्थात 5 साल का इसका कार्यकाल होता है लोकसभा का, और अगर पहले इसको भंग कर दिया जाएगा या भंग हो गई किसी कारण से, तो उनका कार्यकाल भी अपने आप समाप्त हो जाएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। अब लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन 1,25,000 प्रति माह। ये भारत के उपराष्ट्रपति के बराबर ही है। वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं और ये लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो जो दोनों अध्यक्ष होते हैं उनका वेतन समान है, 1,25,000 इनका वेतन रखा गया है। और अन्य जो सदस्य हैं लोकसभा के, उनका वेतन 1 लाख प्रति सदस्य प्रति माह, और उनका निर्वाचन क्षेत्र भत्ता होता है 70,000 रुपये प्रति माह, और कार्यालय भत्ता होता है 60,000 रुपये, कुछ अन्य भत्ते भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका वेतन निर्धारित किया गया है। अब संसद के सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? संसद का सत्र मंत्रिपरिषद की सलाह से भारत के प्रधानमंत्री जाकर राष्ट्रपति को पत्र देते हैं कि मंत्रिपरिषद ने ये सलाह की है, और उसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति संसद के सदन आहूत करते हैं, अर्थात बुलाते हैं। वो लिखित में आदेश जारी करते हैं। और 2 संसद की जो मीटिंग होती हैं, जो सत्र होते हैं, उनमें 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अर्थात 1 वर्ष में कम से कम 2 मीटिंग, 2 सत्र लोकसभा और राज्यसभाओं के होने जरूरी हैं। अधिकतम ये 6 महीने का गैप हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। विशेष परिस्थितियों में कोई विशेष विषय पर चर्चा करनी हो या आपातकालीन परिस्थिति हो, तो 2 से अधिक कितनी बार संसद के सत्र आहूत किए जा सकते हैं, परंतु कम से कम साल में 2 बार इनकी मीटिंग होना आवश्यक है। अब जो संसद के सदन
चलते रहते हैं। लोकसभा के जो सदन सत्र चलते रहते हैं उसको स्थगित कौन कर सकता है? स्थगित यहाँ का जो अध्यक्ष है, लोकसभा के सत्र को स्थगित कौन कर सकता है? तो इसको स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं कि इसके अध्यक्ष से स्थगित कर सकते हैं, पोस्टपोन जिसको कह सकते हैं। बीच में कोई बाधा आ गई, कोई समस्या आ गई, तो लोकसभा अध्यक्ष को ये पावर है कि इसके सत्र को स्थगित कर दिया जाए बाद में चलाने के लिए, कि भविष्य में इसको चलाया जाएगा। संसद के सदन को आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। दूसरा जो अधिकार है वो है सत्रावसान, सत्र का अवसान, सत्र को समाप्त करना, सत्र का अंत करना, सत्र को बंद करना, ये भारत के राष्ट्रपति का विशेष अधिकार है। और ये जो भारत के संविधान का अनुच्छेद है 85(2), इसमें मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति लोकसभा का सत्रावसान कर सकते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष तो इसको केवल स्थगित कर सकते हैं, परंतु सत्रावसान का एकमात्र अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। आशा ये जानकारी आपको पसंद आई। अन्य प्रकार की जानकारी के लिए आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।